एवरीवन, वेलकम टू द लिटरेचर लोक। आई एम नेहा सिंह। कल हमने जो है जॉन मिल्टन की बायोग्राफी कवर की थी। जॉन मिल्टन की सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है डिटेल वाली, तो उस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम सब इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बायोग्राफी में कवर नहीं होते हैं, जैसे कि क्रिटिकल कमेंट के बारे में बात कर लें या फिर कुछ उनके लाइफ के और इवेंट्स हैं उनके बारे में बात कर लें। तो ये इन सारी चीज़ों को मैंने इसी इम्पोर्टेंट फैक्ट में रखा है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस वीडियो का जो फर्स्ट आपको पॉइंट दिख रहा है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एज इट इज़ लाइन ही उठाकर पूछ दी जाती है कि ये लाइन किसने कही है या किसकी है, राइट। तो ये जो है ये है अबाउट मिल्टन्स पोएट्री एंड प्रोज। ठीक है, यहाँ पर कुछ टाइपिंग एरर है तो उसको आप सुधार लीजिएगा। यहाँ पे प्रोज की स्पेलिंग ओ होगी, ठीक। मिल्टन्स पोएट्री एंड प्रोज रिफ्लेक्ट डीप पर्सनल कन्विक्शंस एंड पैशन फॉर फ्रीडम एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है, यहाँ पे गैप नहीं होगा। सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड द अर्जेंट इश्यूज एंड पॉलिटिकल टर्बुलेंस ऑफ हिज डेज। ठीक है, अब इसका मीनिंग आपको समझा देती हूँ। इसका मीनिंग ये है कि जो मिल्टन की पोएट्री और प्रोज है ना वो क्या बताती है, एक्चुअली क्या रिफ्लेक्ट करती है, यही इसमें बताया गया है। तो जो मिल्टन की प्रोज और पोएट्री है वो जो है गहरी, जिसे बोलते हैं व्यक्तिगत प्रतिबद्धता को, डीप पर्सनल कॉन्विक्शन यानी गहरी जो पर्सनल या व्यक्तिगत प्रतिबद्धता है उसको दर्शाती है। साथ ही साथ फ्रीडम के लिए जुनून दिखाती है कि फ्रीडम के लिए उनके अंदर कितना जुनून था और कितना उन्होंने इस पे लिखा है। तो वो चीज़ इनके पोएट्री और प्रोज वर्क से रिफ्लेक्ट होती है, जिसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल एरियोपैगेटिका है, राइट। उसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में ही इन्होंने बात की है। उसके बाद है सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी आत्मनिर्णय और अर्जेंट इश्यूज एंड पॉलिटिकल टर्बुलेंस ऑफ हिज डेज। उन दिनों में जो कुछ भी हो रहा था, जो अर्जेंट इश्यूज चल रहे थे और जो पॉलिटिकल टर्बुलेंस हो रहा था, उतार चढ़ाव हो रहा था, उन सारी चीज़ों को क्या करती है ये पोएट्री और प्रोज मिल्टन के रिफ्लेक्ट करती है, दिखाती है। यानी जब हम इनका वर्क पढ़ते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें देखने के लिए इनके वर्क में मिलती हैं। आई होप क्लियर होंगी, बहुत अच्छे से मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है। तो ये जो लाइन है ना इसको एज इट इज़ बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। ये लाइन जो है एग्जाम में पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए सेकेंड पॉइंट है विलियम हक्सले 1796 बायोग्राफी कॉल्ड हिम ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर। ठीक है, जॉन मिल्टन को विलियम हक्सले की जो बायोग्राफी है, ठीक है, जॉन मिल्टन को इन्होंने क्या बोला है, ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर बोला है। क्या बोला है, ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर बोला है। ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद जो आपको थर्ड वाला पॉइंट दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट तो अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑलरेडी कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये भी। तो इसमें है क्या, इसमें सैमुअल जॉनसन का जो क्रिटिसिज्म है वो है अबाउट पैराडाइज लॉस्ट, यानी उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट के बारे में अपना क्या ओपिनियन रखा है वो है इसमें। वो कहते हैं अ पोएम विच विथ रिस्पेक्ट टू डिजाइन मे क्लेम द सेकंड प्लेस एंड विथ रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस द सेकंड, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट प्लेस था, द सेकंड अमंग द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड एंड डिस्क्राइब मिल्टन्स। ये यहाँ तक देखेंगे, ठीक है। पहले हम ये एक है और ये दूसरा है, ठीक है। तो पहले हम इसको देखेंगे। इसमें सैमुअल जॉनसन क्या कहते हैं अबाउट पैराडाइज लॉस्ट, वो ये कहते हैं कि अगर पैराडाइज लॉस्ट की डिजाइन के बारे में बात किया जाए कि उसकी डिजाइन कैसी है, तो हम ऑलवेज उसको फर्स्ट स्थान देते हैं, फर्स्ट प्लेस देते हैं। लेकिन अगर हम रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस के बारे में बात करें कि उसकी परफॉर्मेंस को लेकर के बात करें, तो उसका जो प्लेस है वो ह्यूमन माइंड में कैसा है, सेकेंड प्लेस है। ठीक है, प्रोडक्शंस ऑफ ह्यूमन माइंड क्या प्लेस देते हैं हम उसको, सेकंड प्लेस देते हैं। तो अगर आपको पूरी डेफिनेशन इतनी याद करने में प्रॉब्लम है तो जस्ट यूज की पॉइंट्स, यानी आपको की पॉइंट्स सिर्फ याद करना है और बहुत ही स्मार्टली आप अपने एग्जाम में टिक कर जाओगे। तो की पॉइंट्स क्या हैं आपको उठाना है। सैमुअल जॉनसन ने पैराडाइज लॉस्ट के बारे में क्या कहा है, तो डिजाइन फर्स्ट प्लेस, परफॉर्मेंस सेकंड प्लेस, दैट्स इट। ओनली 4 वर्ड्स यू हैव टू रिमेंबर, ओनली 4 वर्ड्स। अगर आप ये 4 वर्ड्स केवल रिमेंबर करते हो तो आपको पूरी ये डेफिनेशन जो है वो एग्जाम में क्लिक कर जाएगी, किसके द्वारा कही गई और क्या है, राइट। अब अगर बात करते हैं कि सैमुअल जॉनसन ने ये तो पैराडाइज लॉस्ट के बारे में कहा, लेकिन सैमुअल जॉनसन ने जो मिल्टन की पॉलिटिक्स है, जस्ट अ सेकेंड, इस बार को थोड़ा साइड कर लेती हूँ मैं ताकि आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे।
आई थिंक अब विजिबल होगा बहुत अच्छे से। तो मिल्टन की जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है मिल्टन्स पॉलिटिक्स एज दोज ऑफ एन एक्रीमोनियस एंड श्योरली रिपब्लिकन। ठीक, यहाँ पर भी देखिए एक्रीमोनियस में कोई स्पेस नहीं होगा, ये एक साथ होगा। एंड श्योरली की स्पेलिंग भी देखिए, तो ये थोड़ा सा जो है टाइपिंग एरर हो जा रही है। एक्चुअली मैं बात करूंगी उनसे, एक्चुअली मिस्टेक मेरी ही है कि जब वो मतलब कि जो टाइपिस्ट हैं वो टाइप करते हैं उसके बाद मुझे इसको क्रॉस चेक करना चाहिए, तो मुझे लगा कि सब सही होगा, ओके होगा, मैंने क्रॉस चेक नहीं किया। लेकिन अगली बार से मैं क्या करूंगी, टाइप होने के बाद पहले उसको क्रॉस चेक करवाऊंगी, फिर उसको सेट करवाऊंगी, देन इसको फाइनल आपके सामने लेकर आऊंगी। तो आज में जो थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स आ रही हैं उसको मैं सामने ही बताते चल रही हूँ, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा अगर नोट्स बना रहे हैं तो, राइट। अब जैसे ये सारी चीजें मैं कहाँ से आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे जो अपने खुद के नोट्स हैं ना, उन्हीं चीजों से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। डायरेक्टली कहीं मैंने नेट से या बुक से चेपा नहीं है, आपको रियली बताऊं, वेरी ट्रू, ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं। तो इसमें आपको जैसे मैंने देखिए अपने नोट्स में जैसे एक लाइन हम लिखते हैं ना, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई वर्ड हमने लिखा वो आधा ही आ पाया तो हम डैश करके नीचे लिख देते हैं। ठीक, तो मैं बता रही हूँ ये गलती कैसे हुई है। जैसे यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये देखिए ये वाला जो जगह है, तो यहां पर अगर मान लीजिए मैंने लिखा एक्रीमोनी, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, एक्रीमो लिखा मैंने, अब यहाँ पे स्पेस भर गया तो मैंने ये क्या किया, डैश लगाकर नियस यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो अब उन्होंने टाइपिंग वाले भैया ने क्या किया है, वो इन्होंने यहाँ पर गैपिंग दे दी है, ये हाइफन के बाद सेम उन्होंने यहाँ पर ऐसे भी किया है, तो ये इस वजह से प्रॉब्लम है। तो ये मैं उनसे बात कर लूंगी, ये सही हो जाएगा, इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ठीक, एक्रीमोनियस का मतलब क्या होता है, उग्र या कटु। ठीक, तो ये इन्होंने बोला है। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, और ये सारी चीजें मैंने ना बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में बनाई हुई है, मैं बिल्कुल, मेरी ये हैबिट है और यही मैं आपसे कहूंगी कि आप भी अपनी हैबिट में लाइए। ये बहुत ही ज्यादा मतलब यूजफुल होता है आपके एग्जाम के लिए, कि जब आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, जस्ट आपका कुछ सेकंड्स लूंगी फिर आगे बढ़ जाऊंगी। जैसे आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, मान लीजिए आपने मिल्टन स्टार्ट किया, आप कहीं बुक से पढ़ रहे हो, कहीं नेट से पढ़ रहे हो, कहीं किसी के वीडियोस देख रहे हो, तो फिर फाइनली उसके बाद अपने नोट्स बनाओगे। तो कुछ लोगों की हैबिट होती है कि नोट्स को बिल्कुल बुक की तरह एकदम लंबा लंबा लिख डाला, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल क्रिस्प टू द पॉइंट चीजें लिखते हैं। तो नोट्स का मतलब भी होता है कि आपको टू द पॉइंट चीजें लिखनी है बहुत ही कम पेजेस में, ताकि आप एग्जाम में फटाफट से रिवीजन कर डालो। ऐसा ना हो कि एग्जाम टाइम आ जाए और आप उसको रिवीजन ही ना कर पाओ। इसीलिए नोट्स हमेशा बहुत शॉर्ट, क्रिस्प और टू द पॉइंट होने चाहिए। आई होप क्लियर होंगे कि मैंने आपको एक तरह से ट्रिक भी दे दी है, टिप्स भी दे दी है कि नोट्स आपको कैसे बनाने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट आपका, थोड़ा सा मैंने टाइम लिया, एक्चुअली ये उन लोगों के लिए यूजफुल है जिनको ये चीज नहीं पता थी, और जिनको पता है ओके है भैया, हमको जीरो से लेके चलना है। तो ये देखिए, ये इनके फ्रेंड हैं हेनरी लॉस, किसके, जॉन मिल्टन के, और वो म्यूजिशियन से थे। तो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनके कौन से फ्रेंड म्यूजिशियन थे, ये आप याद रखोगे। हालांकि ये बहुत जिसे बोलते हैं, हम नहीं कह सकते कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, लेकिन हाँ अगर इनकी बायोग्राफी से रिलेटेड है, इनकी लाइफ से रिलेटेड है, तो एक नजर बना लेनी चाहिए। अब देखिए ये पॉइंट, ये तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 1626 में मिल्टन ने लिखा एलिजिया प्राइमा। क्या लिखा, एलिजिया प्राइमा, और एलिजिया मीन्स एलिजी। तो ये इन्होंने एक एलिजी लिखी, एलिजिया प्राइमा, किसके लिए लिखी, चार्ल्स दियोदाती के लिए लिखी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी ए होगा, ठीक, चार्ल्स दियोदाती के लिए लिखा इन्होंने, और ये इनका फर्स्ट लैटिन एलिजी था। तो अगर आपसे एग्जाम में इस तरह भी पूछ दे कि मिल्टन्स फर्स्ट लैटिन एलिजी कौन सी है, तो आप बताओगे एलिजिया प्राइमा, राइट। देखिए इस एक लाइन से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आ गया, एलिजिया प्राइमा डेडिकेटेड टू चार्ल्स दियोदाती, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, ये कब आया था, कब लिखा गया था, तो 1626 में ये लिखा गया था। आई होप क्लियर होगा। चौथा क्वेश्चन इस तरह से भी घुमा के पूछा जा सकता है कि उन्होंने अपने फ्रेंड चार्ल्स दियोदाती को कौन सी एलिजी जो है वो डेडिकेट की है, लिखी है। ऑप्शंस में आपको दे देगा, लिसिदस दे देगा, एंड आपको एलिजिया प्राइमा दे देगा, और दो कोई और उठाकर दे देगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है ये सारी चीजें, ये जो एक एक लाइन लिखी हुई है ना, ये एक एक लाइन 4-4, 5-5 क्वेश्चन के बराबर है, तो बिल्कुल उसी तरह से इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, he also befriended Anglo-American dissident and theologian Roger Williams।
ठीक है, तो रॉजर विलियम्स से इनकी फ्रेंडशिप हुई थी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है। रॉजर विलियम्स से इनकी क्या हुई, फ्रेंडशिप हुई। तो ये भी आप ध्यान रखोगे कि इनके एक और फ्रेंड हैं, कौन है, रॉजर विलियम्स। ये एक थियोलॉजियन यानी धर्मशास्त्री थे। अगला इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, 1644 इनका एक शॉर्ट ट्रैक आता है जिसका नाम है ऑफ एजुकेशन। तो आपसे एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लेता है कि ऑफ एजुकेशन कब आया है, तो ईयर आपको याद रखना है 1644। एंड ये किसके बारे में है, क्या अर्ज करता है, इसमें क्या चीजें दी हुई हैं कि सुधार से रिलेटेड है, तो ये है रिफॉर्म ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटीज। नेशनल यूनिवर्सिटीज के रिफॉर्म के लिए यहाँ पर इन्होंने बात की है, तो आप ये ध्यान रखोगे। यानी यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन बन गया, 1 2 3, तीनों को आप याद रखोगे। क्वेश्चंस को हर एंगल से पढ़ना है ताकि जो है कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है, चार्ल्स सेकंड एंड हिज पार्टी पब्लिश्ड डेफेंशियो रेजिया प्रोकार्डो प्राइमो रिटन बाय लीडिंग ह्यूमनिस्ट क्लॉडियस सैल्मस्यू। ये जो चार्ल्स सेकंड और उनकी पार्टी के समय ये जो पब्लिश किया गया था, ये इस वर्क को, इसका नाम आप देख लीजिए, इसका नाम क्या है, डिफेंसियो रेजिया प्रोकार्डो प्राइमो। ये जो है ये पब्लिश किया गया था, इसको लिखा किसने है, अच्छे से समझिए, काम की चीज है। ये लिखा किसने है, ये क्लॉडियस ने लिखा है। ठीक, क्लॉडियस ने लिखा है कब, 24 फरवरी 1652 को, नहीं सॉरी, तो ये इन्होंने लिखा, ये टाइम पीरियड इसका दिया हुआ है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। इतनी पहली लाइन समझिए, पहली लाइन समझ में आ गई कि डिफेंसियो रेजिया प्रोकार्डो प्राइमो जो है वो चार्ल्स सेकंड के समय में पब्लिश किया गया था, क्लॉडियस ने लिखा था, और उसी के रिस्पॉन्स में या उसी के डिफेंस में ये देखिए हिज लैटिन डिफेंस आया था, किसका, मिल्टन का। मिल्टन ने 1652 में पब्लिश किया अपना लैटिन डिफेंस, ठीक है, ऑफ द इंग्लिश पीपल। इंग्लिश पीपल्स के लिए उसका नाम क्या है, डिफेंशियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो। यहाँ से बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ देता है कि डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो कब पब्लिश हुआ, तो 1652 में पब्लिश हुआ। कैसा है ये, तो ये एक लैटिन डिफेंस है। ठीक है, किसके डिफेंस में आया था, अगर एग्जामिनर बहुत डीप में जाता है तो आपसे ये पूछ सकता है, तो ये आया था डिफेंसियो रेजिया प्रोकार्डो प्राइमो के डिफेंस में आया था। क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन है, मेक श्योर कि आप कमेंट करके अपनी जो क्वेरीज हैं उसको जरूर क्लियर कर लें। नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने फिर 52 में उन्होंने एक ले आया था डिफेंस, फिर उसके बाद देखिए 1654 में इन्होंने कंप्लीट किया अपना सेकंड डिफेंस, उसी के डिफेंस में, राइट। सेकंड डिफेंस इन्होंने लिखा, उसका नाम है डिफेंसियो सेकेंडा। क्या नाम है, डिफेंसियो सेकेंडा, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मिल्टन ने अपना ऑटोबायोग्राफिकल डिफेंस लिखा। क्या लिखा, मिल्टन ने अपना ऑटोबायोग्राफिकल डिफेंस लिखा इन 1655। और ये देखिए इन्होंने क्या लिखा, ये देखिए गलत इन्होंने टाइप किया है, काफी गलती करते हैं यार, मतलब क्रॉस चेक मुझे करना ही पड़ेगा। नाम देखिए क्या है, डिफेंसियो प्रो सी, राइट, डिफेंसियो प्रो सी, ये इन्होंने लिखा, ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल डिफेंस है जो कि 1655 में आया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि मिल्टन का ऑटोबायोग्राफिकल डिफेंस कौन सा है, डिफेंसियो कौन सा है, तो डिफेंसियो प्रो से है, ठीक है, 1655 में आया था, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मिल्टन पब्लिश्ड अ ट्रीटीज ऑफ सिविल पावर in 1659 कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट डोमिनेटेड चर्च। इन्होंने एक जिसे बोलते हैं वर्क पब्लिश कराया और ट्रीटीज ऑफ सिविल पावर, जिसमें इन्होंने बताया कि जो स्टेट है वो चर्च और स्टेट का रिलेशन कैसा होना चाहिए, ठीक है। स्टेट डोमिनेटेड चर्च के बारे में इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने इस वर्क में दिया, और ट्रीटीज ऑफ सिविल पावर में, जो कि पब्लिश हुआ था 1659 में। क्लियर होगा। 1672 में देखिए आर्ट ऑफ लॉजिक
एंड अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन इनका वर्क आया। और ये जो आर्ट ऑफ लॉजिक है ये क्या है, ये एक ग्रामर टेक्स्ट बुक है, ठीक है, जिसको आप इनका प्रोज वर्क भी बोल सकते हो। तो ये जो आर्ट ऑफ लॉजिक है ये क्या है, ये एक ग्रामर टेक्स्ट बुक थी जिसको कि प्रोज वर्क बोला जाता है। उसके बाद देखिए 1672 में ही एक और इम्पॉर्टेंट इनका ट्रैक आता है जिसका नाम है ऑफ ट्रू रिलीजन। क्या है, ऑफ ट्रू रिलीजन। ये जो ऑफ ट्रू रिलीजन है ये कब आया, ये 1672 में आया और ये पॉलिटिकल ट्रैक्ट है। कैसा ट्रैक्ट है, पॉलिटिकल ट्रैक्ट है। आगे बढ़े, देखते हैं अपना अगला पॉइंट है मिल्टन्स नेफ्यू एडवर्ड वाज मिल्टन्स फर्स्ट बायोग्राफर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मिल्टन के फर्स्ट बायोग्राफर कौन थे। तो मिल्टन के फर्स्ट बायोग्राफर कौन थे, उन्हीं के नेफ्यू एडवर्ड थे। कौन थे, उन्हीं के नेफ्यू एडवर्ड थे। याद रखेंगे, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स मैं आपको दे रही हूँ ना, सब एक एक क्वेश्चंस हैं, समझ लीजिए आप, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे मैं इसकी इंपॉर्टेंस समझाऊं, तो इस वजह से आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए, इसको नोट करिए और इसको बहुत अच्छे से याद करिए। और ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स है ना, इनको आप माइंड मत करिए, इसको मैं क्लियर कर दूंगी अगले वीडियोज में। क्लियर इन द सेंस, ऐसी तो कोई गलती नहीं है जिसकी वजह से कंटेंट में कोई गलती आ रही है, राइट। टाइपिंग एरर है उसको, जो कि मैं क्लियर कर ही दे रही हूँ यहीं पर ही, लेकिन अगली बार से ये मैं मेक श्योर करूंगी कि मैं पहले से चेक करके ही ले आऊं, ठीक। तो देखिए ये पॉइंट क्या है, मिल्टन की जो पोएट्री की नोटबुक है, मिल्टन्स पोएट्री नोटबुक, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको द ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा दिए, जैसे मैंने ये लगाया है ना इन्वर्टेड कॉमा, तो उसको उन्होंने क्वेश्चन मार्क कर दिया है। तो ये क्या है, द ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट, राइट। मिल्टन्स पोएट्री नोटबुक को किस नाम से जाना जाता है, द ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। अगेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद देखिए अ मॉन्यूमेंट बाय जॉन बैकन द एल्डर वाज एडेड इन 1793, ठीक है। 1793 में जो है वो जोड़ा गया, एक मॉन्यूमेंट जोड़ा गया, ठीक है। ये उतना एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखोगे। उसके बाद देखिए इनके 2 नेफ्यूज थे, जो कि एनी होगा यहाँ पर, ठीक है, एनी मिल्टन, जो इनकी सिस्टर थी एनी मिल्टन, ठीक। ये इनके बच्चे थे तो ऑब्वियसली इनके नेफ्यू ही होंगे। तो ये जो इनके 2 नेफ्यू थे, एक एडवर्ड, दूसरा जॉन फिलिप्स, ये क्या थे, वर एडुकेटेड बाय मिल्टन। मिल्टन के द्वारा ही इनको शिक्षा वगैरह दी गई थी। तो बाद में ये खुद भी क्या होते हैं, राइटर्स होते हैं। ये दोनों एडवर्ड एंड जॉन फिलिप, ये दोनों क्या होते हैं, बाद में एज अ राइटर अपना प्रोफेशन चूज करते हैं। उसके बाद देखिए जॉन एक्टेड एज अ सेक्रेटरी एंड एडवर्ड वॉज मिल्टन्स फर्स्ट बायोग्राफर, ठीक है। तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था अभी पहले, थोड़ी देर पहले, कि एडवर्ड जो इनके नेफ्यू थे वो इनके फर्स्ट बायोग्राफर थे, और जो जॉन है वो एज अ सेक्रेटरी वर्क करते हैं। तो मेन ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इनके फर्स्ट बायोग्राफर कौन थे, तो एडवर्ड, राइट। उसके बाद देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना स्टार मार्क करिए उतना कम है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो जॉन ड्राइडन ने क्या बोला है, जॉन ड्राइडन ने बोला है मिल्टन एज द पोएट ऑफ द सबलाइम। क्या बोला है, मिल्टन एज द पोएट ऑफ द सबलाइम। यानी सबलाइम का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ मैंने लिख भी दिया है, उत्कृष्ट होता है, ठीक है। इस तरह से इन्होंने प्रेज किया है मिल्टन को कि एज अ पोएट वो क्या है, बिल्कुल उत्कृष्ट है, उनसे ऊपर कोई है ही नहीं। इस तरह से ड्राइडन ने इनको प्रेज किया है। तो आप बिल्कुल ये कीवर्ड्स याद रख सकते हो, सबलाइम याद रख सकते हो। पोएट ऑफ सबलाइम किसने कहा है, ड्राइडन ने कहा है, राइट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इन 1695 पैट्रिक ह्यूम बिकेम द फर्स्ट एडिटर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, राइट। तो पैट्रिक ह्यूम जो है वो पैराडाइज लॉस्ट के फर्स्ट एडिटर बनते हैं 1695 में। आगे बढ़े और देखें अगला फैक्ट। अगला फैक्ट देखिए, इन 1732 द क्लासिकल स्कॉलर रिचर्ड बैंटले ऑफर्ड अ करेक्टेड वर्जन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। उसके बाद ये जो रिचर्ड बैंटली हैं, रिचर्ड बैंटली, इन्होंने क्या किया है, ऑफर्ड किया है एक करेक्ट वर्जन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट का, यानी पैराडाइज लॉस्ट का करेक्ट वर्जन जो है ये ले आए। तो ये चीज याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि
जो पैराडाइज लॉस्ट है उसका करेक्ट वर्जन किसने दिया, तो आप बता सकते हो, ठीक है, किसने दिया, रिचर्ड बेंटले ने दिया, रिचर्ड बेंटले ने दिया। ट्रांसलेशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इनटू जर्मन बाय थियोडोर हैक। तो पैराडाइज लॉस्ट का जर्मन में ट्रांसलेशन किसने किया, थियोडोर हॉक ने किया। ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही, जिसे बोलते हैं कि ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हर जगह नहीं मिलेंगी। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे वो टीजीटी में पूछे, चाहे पीजीटी में पूछे, चाहे नेट में पूछे, चाहे जेआरएफ में पूछे, या फिर आप जिसे बोलते हैं कि नेट जेआरएफ में पूछे, या फिर केवीएस एनवीएस, मतलब बीपीएससी हो गया, बहुत सारे एग्जाम्स में। इसीलिए मैंने कोशिश किया है कि कोई भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनकी लाइफ से रिलेटेड वो बिल्कुल भी ना छोड़ूं और आपको कवर कराऊं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, विलियम ब्लैक कंसीडर करते हैं मिल्टन को द मेजर इंग्लिश पोएट। क्या बोलते हैं, द मेजर इंग्लिश पोएट। और ब्लैक ने जो प्लेस किया है, ब्लैक प्लेस्ड एडमंड स्पेंसर एज मिल्टन्स प्रिकर्सर एंड सॉ हिमसेल्फ एज मिल्टन्स पॉलिटिकल सन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसे बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, एक क्रिटिसिज्म है। तो विलियम ब्लैक ने क्या कहा है, विलियम ब्लैक ने इनको मेजर इंग्लिश पोएट कहा है मिल्टन को, और इन्होंने कहा है कि ये विलियम ब्लैक जो है वो एडमंड स्पेंसर को मिल्टन का अग्रदूत, प्रीसीडेसर मतलब क्या होता है, अग्रदूत, अग्रदूत बोला है। किसका, एडमंड स्पेंसर का, एडमंड स्पेंसर को शायद मिल्टन का अग्रदूत बोला है, ठीक है। उसके बाद सो हिमसेल्फ एज मिल्टन्स पॉलिटिकल सन, और खुद को क्या बोलते हैं, खुद को बोलते हैं मिल्टन का पॉलिटिकल सन। क्लियर है, एडमंड स्पेंसर को मिल्टन का अग्रदूत बोला है और अपने आप को मिल्टन का पॉलिटिकल सन बोला है। मीन्स कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है आप ये खुद समझिए। फिर इन हिज मिल्टन्स पोएम ब्लैक यूजेस मिल्टन एज अ कैरेक्टर, इनकी जो पोएम है जो लिखी है विलियम ब्लैक ने, तो इन्होंने मिल्टन को एज अ कैरेक्टर यूज किया है। ये सारी चीजें जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा। उसके बाद है फिलिप पुलमैन। फिलिप पुलमैन क्या बोलते हैं, मिल्टन एज आवर ग्रेटेस्ट पब्लिक पोएट। तो आपको यहाँ से क्या याद रखना है, पब्लिक पोएट। मिल्टन को पब्लिक पोएट किसने बोला है, पुलमैन ने बोला है, फिलिप पुलमैन ने बोला है। आगे बढ़ते हैं और देखिए अपना जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था उसका लास्ट है टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट क्या बोलते हैं, ऑफ नो अदर पोएट इज इट so difficult to consider the poetry simply as poetry without our theological and political disposition making unlawful entry। ये किसने बोला है, ये जो रिमार्क है ये किसने बोला है, ये बोला है टी.एस. एलियट ने। उन्होंने कहा है कि किसी भी दूसरे कवि की कविता को केवल कविता के रूप में मानना इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। किसी भी दूसरे, मतलब मिल्टन से ये तुलना कर रहे हैं, इतना मुश्किल नहीं है हमारे धार्मिक व राजनीतिक स्वभावों के बिना, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखो कि मिल्टन के क्रिटिसिज्म से रिलेटेड काफ़ी सारे पॉइंट्स बनते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसीलिए आपको याद रखना है। टी.एस. एलियट का कमेंट हो गया, सैमुअल जॉनसन का हो गया, विलियम ब्लैक का हो गया, इन लोगों का जो कमेंट है, क्रिटिसिज्म है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब मैं अभी आपको क्रिटिसिज्म करवाऊंगी तब आपको और ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन इससे पहले हम अभी मिल्टन के जो मेजर वर्क्स हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जिनके ईयर पूछे जाते हैं या पीरियड पूछा जाता है या उनका जॉनरा पूछा जाता है, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोएट्री एंड ड्रामा की बात करते हैं हम पहले, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि मिल्टन का पोएट्री और ड्रामा जो है कौन कौन सा है। तो 1631 में इनका आता है
एल अलीग्रो एंड एल पेंसोरोसो। अब आप बता सकते हो इसको और क्या बोला जाता है, एल अलीग्रो एंड एल पेंसोरोसो को और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कंपेनियन पोएम। क्या बोला जाता है, कंपेनियन पोएम, क्योंकि ये दोनों साथ में ही आती हैं और एग्जाम में इनका मीनिंग भी पूछता है। इसका मीनिंग होता है द हैप्पी मैन, इसका मीनिंग होता है द मेलांकलिक या द पेंसिव मैन। ठीक है, तो इनका ईयर आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है 1634 कॉमर्स अ मास्क प्रेजेंटेड एट लुडलो कैसल। तो इसमें भी देखिए 3 क्वेश्चन बनता है इस लाइन से। पहला तो ये कि ये जो कॉमर्स है ये कब आया है, तो ये 1634 में आया है। ये कॉमर्स का जॉनरा क्या है, तो ये एक मास्क है। उसके बाद ये कहाँ प्रेजेंट किया गया, तो ये लुडलो कैसल में प्रेजेंट किया गया है। ठीक, बाकी इनकी बायोग्राफी में इसके बारे में मैंने और डिटेल में बताया है। आगे बढ़ते हैं और स्पेलिंग गलत दिखता है, लिखते हैं काफी। ये 1637 में इन्होंने लिसिडस लिखा, लिसिडस इनका आया और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिसिडस से काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनका ईयर डेफिनेटली आप याद रखोगे। 1637 किसको डेडिकेटेड है, एडवर्ड किंग को डेडिकेटेड है। ये क्या है, ये एक एलिजी है। ठीक है, एलिजी है और एलिजी क्या है, पोएम के अंतर्गत आता है, यानी कि पोइट्री के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देखिए 1645 में इन्होंने लिखा पोएम्स ऑफ जॉन मिल्टन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन। उसके बाद 1655 ऑन द लेट मैस्कर इन पाइडामोंट, ये भी पूछा जाता है। पैराडाइज लॉस्ट तो आपको मतलब जिसे होता नहीं है चबा चबा कर खा लेना है, बिल्कुल इसको भूलना ही नहीं है। इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसे बोलते हैं वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, 1667 में आया था। फिर उसके बाद 1671 में पैराडाइज रीगेन आया विथ 4 बुक्स और सैमसन एगनिस्ट 1671 में आया, दोनों का ईयर सेम है। 1673 में पोइट्री, इनके पोएम्स और चीज़ें जो है इनकी काफ़ी और आती हैं, एक कलेक्शन आता है, राइट। तो यहाँ तक चीज़ें आप याद रखोगे और इसमें एक आप याद रखोगे हॉटन। हॉटन एक पीरियड होता है जिसमें ये हॉटन में रहने के लिए चले जाते हैं। तो जो हॉटन पीरियड होता है, तो हॉटन पीरियड में कौन कौन सी पोएम आती है ये आप ध्यान रखोगे। तो लगभग 31-32 के आसपास ये जाते हैं, ठीक है, और 38 तक रहते हैं। तो इस दौरान इनके जो भी वर्क हैं वो हॉटन पीरियड के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे अभी आपने पीछे देखा था एल एलिग्रो हो गया, एल पेंसोरोसो हो गया, कॉमर्स हो गया, ये सारा जो है ये किस में आ रहा था, देख लीजिए आप, ये देखिए ये सब किस में आ रहा था, लिसिडस हो गया, ये सब किस में आ रहा था, आपका हॉटन पीरियड में आ रहा था। बाकी हॉटन पीरियड की पूरी एक लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, डोंट वरी। अब जॉन मिल्टन के कुछ प्रोज वर्क्स देख लेते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो इनका फर्स्ट प्रोज वर्क है जो कि 1641 में आया है, ऑफ रिफॉर्मेशन। बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे दे देगा कि ऑफ रिफॉर्मेशन जो है वो किस ईयर में आया है, या आपसे पूछ लेगा किसका वर्क है, तो आप दोनों तरीके से प्रिपेयर रहेंगे। तो 1641 में ऑफ रिफॉर्मेशन है। उसके बाद 1641 में ही ऑफ प्रीलैटिकल एपिस्कोपेसी है, एपिस्कोपेसी। उसके बाद एनी मैडवोजन है 1641 में। 1642 में क्या है, द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट अर्ज्ड अगेंस्ट प्रीलैटी। 1642 में पॉलिसी ऑफ स्मिथ मिनस। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब उतना नहीं पूछा जाता है, ठीक है। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ आपको एक बार नज़र बना लेनी है, देखना ज़रूर है, क्योंकि कई बार क्या है बहुत माइनर जो वर्क होते हैं वो भी पूछ दिए जाते हैं। अब ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स कब आया है, 1643 में आया है। और 1644 में इनका आया है जजमेंट ऑफ मार्टिन बुकर, ठीक, कंसर्निंग डाइवोर्स। ये इनका 2 डाइवोर्स ट्रैक्ट है और मैंने आपको बताया है, आप जाकर देख सकते हो इनके बायोग्राफी में कि इनके 4 डाइवोर्स ट्रैक्ट थे। इन्होंने 4 डाइवोर्स ट्रैक्ट लिखे थे, जिसकी वजह से इनको मिल्टन द डाइवोर्सर का नाम दिया गया था, निकनेम दिया गया था। तो इनमें 2 तो आपको सामने दिख रहे हैं, राइट। एक तो डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स है और दूसरा जजमेंट ऑफ मार्टिन बुकर है। 2 आपको सामने दिख रहे हैं। अब आपको 2 मुझे कॉमेंट करके बताना है। अगर आपको पता है देन बहुत अच्छी बात है, आप कॉमेंट कर दीजिए, और अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे फर्स्ट वीडियो पे चले जाइए, बायोग्राफी वाले पार्ट पे, वहां पर मैंने बताया है, तो वहां पे बहुत ही डिटेल से आप देख सकते हो। वहां देखकर आपको 3rd and 4th जो इनका ट्रैक्ट है वो बताना है और वो किस ईयर में आया था ये बताना है। ये दोनों आपको कॉमेंट करना है, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क इसलिए है क्योंकि जब आप
एक्टिवली परफॉर्म करोगे, एक्टिवली चीज़ों को जिसे बोलते हैं करेंगे, टाइप करेंगे, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में याद रह जाएंगी। एग्जाम में मेरे शब्द और जो आपने टाइप किया है ये आपके सामने होगा, तो आपको बहुत अच्छे से एग्जाम में आंसर्स आप टिक कर पाओगे। आगे देखिए 1644 में ऑफ एजुकेशन एंड एरियोपैगेटिका, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। इनका थोड़ा थोड़ा डिटेल भी हम देखेंगे जब हम डिटेल इनके वर्क पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि देखिए इनसे जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कुछ वर्क है इनके, जैसे पैराडाइज लॉस्ट हो गया, पैराडाइज रीगेन हो गया, ठीक है, तो इन सब से ऑन हिज ब्लाइंडनेस हो गया, इनसे लाइंस लिसिदस हो गया, एल एलिग्रो हो गया, इनसे लाइंस पूछी जाती हैं, तो इनको हम डिटेल में लाइंस पढ़ेंगे। और बाकी जो है इनसे लाइंस नहीं पूछी जाती, तो इनसे जैसे जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उस तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे, उस तरह की चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही बता के निकल जाऊंगी कि एरियोपैगेटिका 1644 में है। इसके बारे में और भी कुछ है, वो जब हम डिटेल वर्क करेंगे तो वहां पे करेंगे। ओ माय गॉड, मैंने जो आपको ये देखिए 2 बार टाइप हो गया है, इसको कट कर लीजिए। मैंने जो आपको होमवर्क दिया था वहां उसका आंसर यहीं पर है, लेकिन मैं डील नहीं करूंगी, चलिए देख लीजिए। तो 1645 में टेट्राकोडॉन, 1645 में ही कोलेस्टेरॉन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1649 में द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। इंपॉर्टेंट वर्क इसलिए है कि पहली बात तो इसका ईयर पूछा जाता है, दूसरा इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ देता है कि किस वर्क के कारण इनको जो है वो सेक्रेटरी बनाया गया था, तो वो इसी वर्क के कारण सिविल सर्वेंट बने थे ये, तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। उसके बाद ये है इनका इकोनोक्लास्ट, इसके बारे में भी मैंने जो बायोग्राफी वाला पार्ट पढ़ाया है उसमें बहुत ही डिटेल में बताया है कि ये जो इकोनोक्लास्ट है ये किसके रिस्पॉन्स में आया था। किसी ने एक वर्क लिखा था, उस वर्क का क्या नाम था, उस वर्क के उत्तर में, उस वर्क के रिस्पॉन्स में जॉन मिल्टन ने इकोनोक्लास्ट लिखा, ठीक, 1649 में। तो वो चीज़ आप वहाँ जा करके ज़रूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1651 में डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो इन्होंने लिखा, जो कि इनका फर्स्ट डिफेंस था। इसको तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है ना कि ये किसके रिस्पॉन्स में आया था। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और माय डियर, अगर आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं, आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और तब तक मैं इसको लगा लेती हूँ चार्ज में, क्योंकि जो इसकी बैटरी है वो थोड़ी डाउन हो रही है। तब तक कुछ बातें भी कर लेते हैं जब तक मैं इसको चार्ज में लगाती हूँ। तो आपको करना बस यही है कि आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कर देना है और बेल आइकन हिट कर लेना है, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं हिट करोगे ना तो एग्जाम में फिर आप चैनल को ढूंढते रहना भूल जाओगे आप। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेरे ही चैनल की नहीं, हम किसी भी चैनल की बात कर रहे हैं, जब हम कुछ पढ़ रहे होते हैं तो वो हमें उस टाइम अच्छा लगता है, हमें लगता है ये याद है, और जब हम बाद में खोजते हैं तो उसका नाम मिस हो जाता है। इसीलिए आप इसको जो है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब देखिए मेरा चार्जर लग भी गया और हमारी बातें भी हो गई, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। वैसे आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है तो मुझे ये पूरी आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। ये जो छोटी छोटी टाइपिंग मिस्टेक्स हैं इनको मैं अगली बार से बहुत ही ध्यान से करेक्शन करवा के फिर से टाइप करवाऊंगी, ठीक है, रिकरेक्ट इसको कर दूंगी मैं। 1654 में इनका आया सेकंड डिफेंस, डिफेंसियो सेकंडा। उसके बाद 1659 में ऑथोरिटीज ऑफ सिविल पावर आई। 1659 में ही द लाइकेस्ट मीन ऑफ रिमूव हायरलिंग्स फ्रॉम द चर्च आया। फिर 1660 में द रेडी एंड इजी वे टू एस्टैब्लिश अ फ्री कॉमनवेल्थ, इनका वर्क आया। उसके बाद 1660 में ही ब्रीफ नोट्स अपॉन अ लेट सेरेमन आया। 1669 में एसिडेंस कॉमेंस्ड ग्रामर आया। और उसके बाद 1670 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन आया। क्या आया? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन आया। उसके बाद आर्टिस्टिक लॉजिसी प्लानियर इंस्टीट्यूशो, ये आर्ट ऑफ लॉजिक जिसको मैंने कहा था, जो कि इनकी क्या थी, ग्रामर बुक थी, ठीक है। तो ये आया 1672 में। उसके बाद आया इनका 1673 में ऑफ ट्रू रिलीजन। 1674 में एपिस्टोलेस, ये देखिए यहाँ नीचे होना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, बगल में ही देख लीजिए। फैमिलीज आया। उसके बाद 1674 में, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप सोचो कि मुझे क्या पूरा याद करना है, तो मैं आपको बता दूं पूरा याद नहीं करना है, लेकिन हाँ पूरी लिस्ट को आप 1-2 बार नज़र से ज़रूर गुजार लीजिएगा।
थोड़ा सा, ठीक है। रीज़न क्या है, क्योंकि कई बार क्या है, बहुत ही जिसे बोलते हैं माइनर जो है वो पूछ दिया जाता है। तो इस वजह से आपको क्या करना है, एक बार नज़र के सामने देख लेना है, बाकी जो इनके इम्पोर्टेंट वर्क है ना उन्हें ही आपको ईयर वाइज याद करना है। उसके बाद देखिए 1682 में अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉस्कोवियो आया, बाकी आप पूरा पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबा है। जस्ट अ सेकेंड, एक्चुअली मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, यहाँ पे ये ईयर 1823 दिया हुआ है, डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना का। ये दोनों मुझे लगता है ये पोस्थुमसली आया था, लेकिन इसको मैं एक बार क्लियर कर लूँगी, मैं थोड़ा मिस कर रही हूँ। देखिए एक्चुअली मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मैं भी चीज़ें, कोई भी टीचर हो पढ़ता है फिर पढ़ाता है, तो ये थोड़ा सा मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है कि इसका जो ईयर है वो क्या है एग्जैक्टली। तो कहीं ये टाइपिंग एरर तो नहीं, ये चीज़ मुझे देखना है, ठीक। तो ये चीज़ मैं देखकर आपको नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली क्लियर कर दूंगी, अदरवाइज इसी वीडियो का जो नीचे कमेंट बॉक्स होता है वहां पर मैं क्लियर कर दूंगी इसका ईयर, राइट। वैसे भी आपको इससे ईयर नहीं पूछने जा रहा है। उसके बाद देखिए इनके पॉपुलर सोनेट्स देख लीजिए। फर्स्ट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसके बाद है ऑन हिज डिसीज वाइफ। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दोनों ही हम कवर करेंगे, ठीक। आगे देखिए और इनके जो क्या बोलते हैं सोनेट्स हैं, टू मिस्टर लॉरेंस, टू अ वर्चुअस यंग लेडी, टू द लॉर्ड जनरल क्रोमवेल। उसके बाद ऑन द लेट मास्करेट इन पाइडामोंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद टू मिस्टर साइरेक स्किनर अपॉन हिज ब्लाइंडनेस when the assault was intended to the city। और उसके बाद लास्ट ये on his being arrival to the age of 23, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इसका ईयर पूछ देता है कि मतलब कितने साल के थे, क्या उम्र थी जब लिखे थे। तो ये आपके सोनेट हो गए, क्लियर। बाकी ये जो मैंने लिस्ट प्रोवाइड कराई है ना, ये आपको कहीं से भी मिल जाएगी। ये लिस्ट चाहे आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो, आराम से मिल जाएगी, या किसी ऑथेंटिक बुक से देख सकते हो, बहुत आराम से मिल जाएगी। लेकिन मेन आपको ये बताना था मुझे कि हॉट एंड पीरियड जो है वो कहाँ से कहाँ तक था, ठीक। तो अब देखिए हम बात करने वाले हैं क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ जॉन मिल्टन की, लेकिन उसके पहले जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स, मैं देखूं कितनी देर का ये वीडियो हुआ है। आई थिंक टाइम तो शो नहीं करना है, तो मैं जो है चलिए पढ़ाई देती हूँ, क्या वीडियो को एंड करूँ, देख लीजिएगा, थोड़ा लंबा वीडियो, आप क्या करना है। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। लेकिन यार मैं सोचती हूँ रहने ही देती हूँ, रहने ही देती हूँ। रीज़न ये है कि अभी फिर से अगेन आपको जो है वो मिस्टेक मिलेगी, क्या मिलेगी, टाइपिंग मिस्टेक मिलेगी। तो मैं इसको पहले चेक कर लूँगी, टाइपिंग मिस्टेक कहाँ पर है उसको सही कर लूँगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से डील करेंगे क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ जॉन मिल्टन से, राइट। तो अभी वीडियो को मैं एंड करती हूँ, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो को देखा, और आपको जो थोड़ी बहुत परेशानी हुई ये टाइपिंग एरर की वजह से, उसके लिए सॉरी। एंड मैं कोशिश करूँगी अगली बार से ऐसा ना हो। वीडियो अच्छा लगा हो, वैल्यूएबल लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।